हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर अलीशा उल्हासपुर। इन्होंने अपना यूजी अन्ना साहेब डांगे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सांगली से पूरा किया और AIAPGD 2024 में ऑल इंडिया रैंक 106 ला के ITR जामनगर में काया चिकित्सा की सीट हासिल की है। अलीशा, आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। अच्छा अलीशा, आपका ITR जामनगर का सफर अभी तक का कैसा रहा? ओके, सो आईटीआर में काय चिकित्सा की सीट लेना ये मेरा पहले से ड्रीम रहा है। तो इधर आने के बाद मुझे अभी 3 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, तो अब तक की जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी। मतलब जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में हम सोचते हैं, इधर आने के बाद पता चला कि मुझे मेरा पहले से ड्रीम था कि मुझे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है। तो इधर उसके पेशेंट्स मतलब पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। और मतलब आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के साथ साथ मॉडर्न के जो कंसेप्ट है वो भी इधर क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ मेरा पहले से मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि काय चिकित्सा लूँ या पंचकर्म लूँ। तो इधर आने के बाद इधर काय चिकित्सा में ऐसा है कि काय चिकित्सा के साथ साथ हमारे अंडर जो भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनके पंचकर्म का भी हम मॉनिटर कर पाते हैं। तो वो एक मुझे बेनिफिट लगता है इधर। प्लस जो भी हम क्लासिकल टेक्स्ट में आयुर्वेदा की मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो रियल में पेशेंट अप्लाई करने का जो फ्री हैंड है वो इधर मिलता है। मतलब मैं मेरे पेशेंट्स में अगर मुझे लगता है ये ट्रीटमेंट हमें अप्लाई करनी चाहिए और ये इंटरवेंशन करना चाहिए, तो उतनी मतलब लिबरलिटी हमें दी जाती है इधर। तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इधर, क्योंकि जब तक हम पेशेंट्स में ट्रीटमेंट ट्राई नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इधर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है। प्लस इधर वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत हेल्दी है। फैकल्टीज और सीनियर्स सब बहुत नॉलेजेबल है। तो इधर सीट लेना सच में मुझे बहुत वर्थ इट लगता है। दैट्स रियली नाइस अलीशा कि आपके ITR जामनगर का वर्किंग कंडीशन काफी हेल्दी है। प्लस आपको बहुत ही छूट मिलती है कि आप लोग पेशेंट्स के ऊपर फ्री हैंड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आपको यस। पंचकर्म का भी उससे बेनिफिट मिलता है कि आप उसको भी फॉलो अप ले सकते हैं। तो आपको एक एकदम होलिस्टिकली आप वहां पे सीख पा रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। यस। अच्छा अलीशा, आपने AIPCT की तैयारी कब से शुरू की थी? मैं खास करके बताना चाहूंगी क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी मेरे अजीत पाटिल सर का क्लास मैंने फेब या मार्च 2023 में स्टार्ट किया था। तब मैं टॉपर्स के इंटरव्यूज और सब का देखती थी, तो सब ने मोस्टली 4th ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। पर मेरा ऐसा था कि मैंने इंटर्नशिप से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। तो हमेशा मुझे सेल्फ डाउट रहता था कि मैं बहुत देर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरा हो पाएगा कि नहीं। पर नहीं, अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो हो सकता है। तो जो भी लोग, जो भी एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने लेट थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, इंटर्नशिप से प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आपका हो पाएगा कि नहीं। अगर खुद पे भरोसा हो तो हम सब हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमें खुद पे भरोसा हो तो हम बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। आपने 4th ईयर में चालू किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इंटर्नशिप के टाइम में चालू किया है तो भी आप कुछ कम नहीं है, आप फिर भी कर सकते हैं और आप एक अच्छी सीट बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा अलीशा, आपने कहा कि आपने इंटर्नशिप के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आप दोनों को मैनेज कैसे कर पाते थे? इंटर्नशिप के दौरान मेरा ऐसा था कि कॉलेज में जो मेरी इंटर्नशिप थी तब मुझे वर्किंग आवर्स कम होने के कारण पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाता था। पर तब AIPGT का जो भी सिलेबस है और जो एग्जाम का पैटर्न है वो समझने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, और क्लास का टेस्ट और ये सब चीजें भी न्यू थी। तो उस सब में थोड़ा एडजस्ट होने के लिए मुझे थोड़ी देर लग गई थी। और एग्जाम के लिए 1 ईयर था तो उतना सीरियसनेस से मैं नहीं पढ़ रही थी। फिर भी मैं ट्राई करती थी कि ऐप पे जो भी टेस्ट आते हैं वो मैं विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट करूँ और उसे अच्छे से रिवीजन दे पाऊँ। ये सब कॉलेज इंटर्नशिप के दौरान मेरा अच्छे से हुआ था पढ़ाई। पर जब मेरी सिविल इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी तब 12 to 18 आवर्स ड्यूटी होने के कारण मेरी कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई थी। मतलब मैंने टेस्ट भी नहीं दिए थे। और सच बताओ तो मतलब बहुत ही कम पढ़ाई मेरी तब हुई थी। और जब मेरी PSC की इंटर्नशिप स्टार्ट हुई तो ड्यूटी आवर्स बहुत कम होने के कारण तब से मेरा पढ़ाई करना मतलब स्टडी आवर्स बढ़ गए थे और मैंने तब से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। पर तब मेरा ऐसा ड्रॉबैक हुआ था कि सिविल में 3 मंथ्स का ड्रॉप होने के कारण बहुत सारी चीजें जो वैनिश आउट हो गई थी और स्टडी का कॉन्फिडेंस भी बहुत लेस हो गया था।
मुझे ऐसे लगता था कि अभी मतलब मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो मैंने उसके लिए ऐसे प्लान किया था कि मुझे सर के सारे टेस्ट फॉलो करने थे। तो मैंने फर्स्ट टेस्ट से लेके अब तक के टेस्ट तक का टेस्ट को 1 या 2 डेज में ऐसे डिवाइड कर लिया था, और उस अकॉर्डिंग में पढ़ती थी। तो मार्च एंडिंग तक मेरा अच्छे से हुआ था। उसके बाद अप्रैल में इतने पढ़ाई नहीं हुई थी। फिर मई से मॉक टेस्ट स्टार्ट होने के बाद मैंने हर एक मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। पर तब मेरे मेजर स्थान रह गए थे, जैसे कि चरक सूत्र हो, चरक सिद्धि और विमान हो। तो तब मैंने स्थान वाइज पढ़ाई की थी, मतलब हर एक स्थान को मैंने डेज डिवाइड करके दिए थे, 3 to 4 डेज, और उसमें मैंने वो कवर करके पढ़ाई किया था। ओके, मतलब आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सीरियसनेस नहीं था, मगर बाद में जो आपने उसे अच्छे से पिकअप किया है, कि आपने जो 3 महीना आपका छूट गया था आपने उसे भी एकदम मैनेज करके एकदम शेड्यूल करके आपने जो पढ़ाई किया, दैट इज रियली इम्प्रेसिव। एंड आप पूरा प्रॉपरली अच्छे से कर पाए, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा अलीशा, आप संहिता और सब्जेक्ट को कैसे प्रायोरिटाइज करते थे कि किसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, किसे कैसे कैसे मैनेज करते थे आप उनके बीच में पढ़ाई को? उसके लिए सर ने हर एक ईयर वाइज सर ने पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन डालते थे कि संहिता से कितने क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसकी मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो उसका मैंने एक ये किया था कि मेजरली चरक में से सूत्र हो या चिकित्सा स्थान हो, विमान और सिद्धि, इसमें से मेजरली सिलेबस मतलब टेस्ट के क्वेश्चंस आते थे। सुश्रुत में भी मैंने सुश्रुत संहिता पूरा किया था। और वाग्भट में से मैंने सूत्र स्थान को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन का देखा जाए तो चरक में से सूत्र चिकित्सा, सुश्रुत में से निदान शारीर, वाग्भट में से सूत्र, इन चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। सब्जेक्ट्स में से मैंने ऐसे किया था कि टॉक्सिक फॉरेंसिकोलॉजी, देन रसद्रव्य जो सर बताते थे कि डेली पढ़ना चाहिए, तो मैंने रसद्रव्य अच्छे से किया था, टॉक्सिक फॉरेंसिक किया था। और फिर आयुष जी के रिसर्च, इन सब्जेक्ट्स को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दी थी। और माइनर संहिता में मैं बताना चाहूंगी कि काश्यप, शारंगधर और बाकी के जो संहिता है जैसे कि हारित, भेल, माधव निदान, इसके लिए मैंने पारिक के नोट से ही पढ़ाई की थी। ओके, यानी कि हमें वेटेज देखना चाहिए कि पेपर में वेटेज कितना आ रहा है इसका, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम डिवाइड करना चाहिए कि जिसका ज्यादा वेटेज है उसे उतना हमें टाइम देना चाहिए। एंड कौन सा स्थान Yes. इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान में रखते हुए हमें उसको उतना टाइम देना चाहिए। अच्छा अलीशा, आपके स्टडी का शेड्यूल कैसा होता था आपके प्रिपरेशन के टाइम पे? मेरा स्टडी शेड्यूल ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ती थी। तो उसमें स्टार्टिंग में 6 to 6 बजे उठ के मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी, और 6 से 12 के जो पीरियड रहता था उसमें डिस्ट्रैक्शन और ये सब चीजें कम होने के कारण तब मेरे अच्छे से पढ़ाई होती थी। तो चरक चिकित्सा ऐसा था कि मुझे लास्ट तक चरक चिकित्सा पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो उसके लिए मैंने ऐसा किया था कि डेली सुबह उठ के मैं पहले चरक चिकित्सा का एक अध्याय कर दी थी। डेली एक अध्याय कर दी थी, या फिर 2 डेज में एक अध्याय कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद मैं चरक चिकित्सा का कौन सा भी एक स्थान का ऑडियो सुनती थी या फिर उसे रिवाइज कर दी थी। फिर लंच के बाद मेरा ऐसा रहता था कि मेजर डेली का सिलेबस कंप्लीट होने के कारण फिर मैं लंच के बाद एमआरआई नोट्स करती थी, नहीं तो शारंगधर या काश्यप, ऐसा कुछ जो स्टडी करने के लिए ज्यादा टफ ना हो, ऐसे चीजें लेती थी। उसके बाद इवनिंग में मैं फिर से जो मेजर संहिता थे जैसे कि सुश्रुत या वाग्भट, उसमें से एक स्थान कवर कर दी थी। और रात को सोते समय भी जो भी मैंने दिन भर पढ़ाई की है उसके एमसीक्यूज हो या फिर टेलीग्राम हो या फिर सब्जेक्ट्स में आयुष जी के रिसर्च, ऐसे सब्जेक्ट करके पढ़ती थी। तो इससे मतलब ऐसा होता था कि मोनोटोनस भी नहीं होता था कि दिन भर हम एक सब्जेक्ट लेके बैठे हैं तो बहुत जल्दी सैचुरेशन होता है। तो ऐसे स्टडी शेड्यूल में शफल करने से उसकी उतनी जो स्टडी का कंसंट्रेशन है वो भी मेंटेन होता है, और जो भी एआईपीजीटी का वास्ट सिलेबस है उसे भी एक टच में रहते हैं हम। जी, एक बहुत अच्छा आपका प्लान है कि आप हर एक मॉड्यूल्स नहीं रखती थी और हर एक सब्जेक्ट को कवर करते थे रोज। और प्लस आप जो सुबह आपने पढ़ा है आप उसके एमसीक्यूज भी रात को सॉल्व करते थे, ताकि उससे आपको पता चलता कि हम्म। किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एंड टेलीग्राम में क्वेश्चन से भी आप अपडेटेड रहते थे, तो उससे आपका रिविजन भी हो जाता है। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। अच्छा अलीशा, आपकी स्टडी की स्ट्रैटेजी क्या रहती थी प्रिपरेशन टाइम पे? स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं यही बताना चाहूंगी कि मैंने अजित पाटिल सर के जो क्लास है उनको ही ब्लाइंडली फॉलो किया था। तो
कौन सा भी अध्याय हो या सब्जेक्ट हो, तो मैं उसकी पढ़ाई जो है वो ऑडियो सुन के ही स्टार्ट करती थी। कभी भी मैंने सिर्फ नोट से पढ़ाई नहीं की थी। क्योंकि ऐसे होता है कि हम जो खुद से पढ़ते हैं और सर जो ऑडियो से बताते हैं, उसमें समझने में, ऑडियो से जो सर बताते हैं वो समझने में बहुत इजी रहता था। तो मैं एस्पायरेंट्स को यही बताना चाहूंगी कि ऑडियोज लेंदी है या फिर ज्यादा ड्यूरेशन के है, ये सोच के ऑडियो कभी स्किप मत करो। क्योंकि हम खुद से जो पढ़ते हैं उसमें ज्यादा समय लग जाता है। तो मैंने सारी चीजें, संहिता हो या सब्जेक्ट हो, उसके ऑडियो सुन के ही स्टडी की थी। उसके बाद में जो भी सर के नोट्स हैं, सुश्रुत संहिता के लिए मैंने सर के नोट्स यूज किए थे। और चरक संहिता जो है वो मैंने संहिता से पढ़ी थी। स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगता था कि संहिता से पढ़ना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और उसको रिवीजन देना बहुत डिफिकल्ट है। पर मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। सर जो भी ऑडियो में बताते हैं कि ये जो लाइन है ये रेफरेंस के लिए आ सकती है, या इस पे असर्शन रीजन बन सकता है, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसे हमने तभी के तभी मार्क कर लेना चाहिए संहिता में। तो संहिता से अगर हम पढ़ते हैं तो उसका प्लस पॉइंट ऐसा रहता है कि जब भी टेस्ट में रेफरेंस के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये श्लोक का रेफरेंस कहाँ है, कहाँ से आया है, तो वो डायरेक्ट संहिता से पढ़ने से बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि चरक संहिता जो है, जिसके ऊपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, वो संहिता से पढ़ना चाहिए। और बाकी जो सुश्रुत वाग्भट या बाकी सब्जेक्ट्स है वो मैंने सर के नोट्स से ही पढ़े थे। और फिर मेरा ऐसा था कि रस के लिए मैंने पारक के आगे से जो कि टॉपिक्स है, जैसे कि महारस हो, उपरस हो, उनके चार्ट्स बना के ही प्रिपरेशन की थी, ताकि रिवीजन के वक्त पढ़ने में इजी हुआ था। द्रव्य के लिए मैंने ऐसा किया था कि द्रव्य का पोर्शन भी बहुत वास्ट है। तो जो भी केमिकल कंपोजिशन है या फिर लैटिन नेम है, जो पढ़ने में बहुत टफ जाते हैं, वो मैंने सर के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कवर होते हैं, उसे मैंने अलग से नोट किया था। थी तो मैंने उसी से रिवाइज किया था द्रव्य का। उसके बाद मुझे डायग्राम से जो भी मैं पढ़ती थी वो अच्छे से विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती थी। तो मैंने जो भी हार्ड टॉपिक्स है जो मुझे समझ में नहीं आते थे, उनके मैंने डायग्राम्स बना के पढ़ाई की थी। और एक चीज का मुझे बहुत फायदा हुआ कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। मतलब जो भी, अगर चरक के हम अध्याय देखे जाए तो वो बहुत बड़े हैं और उनके रिवीजन करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसीलिए मैंने ऐसे किया था कि हर एक अध्याय वाइज मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कि हर एक अध्याय का एक पेज, ऐसा मैंने हर स्थान के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जो कि मतलब नोट्स बनाते समय हमने ऐसा सोचना चाहिए कि एग्जाम के पहले 2 वीक हम क्या पढ़े और किससे रिवीजन करें। तो इस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए थे और फिर उसका मुझे एग्जाम के पहले बहुत अच्छा मतलब फायदा हुआ था। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। मैंने ऐप में से जो भी मॉक टेस्ट है प्रीवियस ईयर, वो मैंने सब सॉल्व किए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए थे। और उनमें मैंने ऐसे एक देखा था कि मतलब क्वेश्चंस अलग रहते हैं, पर जो वो टॉपिक रहता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक रिपीट रहते हैं हर एक टेस्ट में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि इससे रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉक टेस्ट में। तो ऐसे लिस्ट मैंने एक बनाई थी। और उस लिस्ट को मैंने एग्जाम के पहले 2 डेज रिवाइज किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसा करके। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि उसी टॉपिक्स में से 15 to 20 क्वेश्चन डायरेक्टली वैसे एग्जाम में आए थे। तो जिसकी वजह से 2 डेज पहले ही रिवीजन होने के कारण मेरा एग्जाम के समय में जो टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो बहुत कम रहा। और बहुत कम समय में मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसलिए एग्जाम में भी मुझे 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करने का समय मिला था। तो मैं एस्पायरेंट्स को यही बताना चाहूंगी कि आप भी जब रिवीजन करते हैं तो एक शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डाल सकते हो, जिससे मतलब एग्जाम के पहले जब स्ट्रेस आता है कि और समझता नहीं है कि क्या रिवाइज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपने अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छे से आपकी स्ट्रैटेजी को शेयर किया कि आपने कैसे अपनी विजन मेमोरी को यूज किया, तो कैसे टेबल्स का यूज किया। प्लस चरक है तो उसको संहिता से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें रेफरेंसेस इजीली याद आते हैं। एंड जो बाकी जैसे सुश्रुत या सॉरी सुश्रुत और वाग्भट है वो हम सर के नोट से भी पढ़ सकते हैं। एंड आपने जैसे बताया कि हमें मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज उन्हें काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अच्छा अलीशा, हमारी प्रिपरेशन जर्नी में हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं हर कोई।
तो आपको क्या लगता है कि आपने कुछ गलतियां की थी क्या आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में, और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया? मैंने बहुत गलतियां की थी। तो मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगी, पहला तो मैंने प्रिपरेशन बहुत लेट ज्वाइन किया था, जैसे कि मैंने बोला कि इंटर्नशिप में ज्वाइन किया था। फिर भी मेरा अच्छा रैंक आया, पर जो मतलब एस्पायरेंट्स अभी यूजी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप फोर्थ ईयर से अगर क्लास ज्वाइन करते हो तो उससे बहुत हेल्प होती है, क्योंकि फोर्थ ईयर से अगर हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है, टेस्ट कैसे सॉल्व करनी चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट को कैसे एमसीक्यू के व्यू से देखना चाहिए, ये परसेप्शन पहले ही क्लियर हो जाता है, ताकि इंटर्नशिप के दौरान हमें फिर अच्छे से पढ़ने के लिए समय मिल जाता है। सेकंड मेरी मिस्टेक ये की थी कि मैंने, जैसे कि मैंने बोला कि सिविल इंटर्नशिप में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ड्यूटी हैवी होने के कारण। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टडी में गैप हो जाता है तो फिर उसे फिर कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको जब भी समय मिलता है, आपकी इंटर्नशिप टफ हो फिर भी थोड़ा समय निकाल के हमें टेस्ट मिस नहीं करनी चाहिए, और जितना भी समय मिले उसे यूज करना चाहिए। फिर मैंने ये मिस्टेक की थी, मेरा एक वीकनेस था कि मैं रिवीजन करने में थोड़ी वीक थी। मतलब न्यू टॉपिक्स में बहुत अच्छे से करती थी, पर उसी टॉपिक्स का रिवाइज करने में मैं थोड़ा उसे प्रोक्रास्टिनेट करती थी। तो ये नहीं करना चाहिए। मतलब एआईपीजीडी प्रिपरेशन में मुझे ये समझ में आया कि जितना हम न्यू पढ़ते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस हम उसे रिवीजन कैसे करते हैं उसको है। तो आपने पढ़ने के साथ साथ रिवीजन पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। रिवीजन के लिए फिर आप बहुत अलग मतलब अलग अलग तरीके ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आप पहले संहिता से गो थ्रू करके फिर एमसीक्यू सॉल्व करके रिवीजन कर सकते हो, या फिर पहले एमसीक्यू सॉल्व करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझते हैं उसकी रिवीजन कर सकते हो, चार्ट्स बना के रिवीजन कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही ओवरकम किया था कि मैं मोनोटोनस नहीं होने देती थी, हमेशा अलग अलग मेथड्स ट्राई करती थी रिवीजन की, ताकि और स्टडी में इंटरेस्ट बनाए रखती थी। फिर मैंने ऐसे मेरा हो गया था कि जब मई स्टार्ट हो गया था फिर भी मेरे चरक सूत्र और चरक चिकित्सा जैसे बहुत सारे टॉपिक्स रह गए थे। तो मतलब हमें पहले से पता रहता है कि चरक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स को हमें पहले कवर करना चाहिए, और फिर लास्ट में जो माइनर संहिताज है वो टॉपिक हम कम कवर कर सकते थे। तो ये मेरी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट के लिए छोड़ दिए थे। तो आप ऐसा ना करें, ये मैं बताना चाहूंगी। जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे एस्पिरेंट्स को एक्सप्लेन किया कि आपने क्या गलतियां की हैं, एंड आई एम श्योर कि हमारे एस्पिरेंट्स को सुन के पता चला कि उन्हें क्या नहीं करना है। अच्छा अलीशा, आपको आपके प्रिपरेशन के टाइम कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे जिन्हें आपने ओवरकम किया होगा, आपको से क्या हम्म। चैलेंजेस आए थे प्रिपरेशन टाइम पे? ऐसे होता था कि एक दिन हम बहुत मतलब मोटे अगर किसी का भी इंटरव्यू सुन लिया या कुछ मोटिवेशन सुन लिया, तो उस दिन बहुत मोटिवेटेड होके बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी। पर ये पढ़ाई सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए रहती थी, और फिर तीसरे दिन उतनी इंटेंसिटी से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, या फिर बहुत जल्दी सैचुरेशन हो जाता था, ऐसे लगता था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और मेरा ऐसा था कि मैं खुद से बहुत ओवर एक्सपेक्ट करती थी, और फिर वो नहीं पूरा होने के बाद फिर गिल्ट में आके फिर पढ़ाई कम हो जाती थी। तो ये सारे चैलेंजेस आए, तो उनको ओवरकम करने के लिए मैंने यही किया था कि मैं खुद को बहुत छोटे छोटे टारगेट्स देती थी कि दिन का सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और फिर वो कंप्लीट होने के बाद खुद को अप्रिशिएट करती थी। क्योंकि इस जर्नी में ऐसे रहता है कि हम खुद ही अपने मोटिवेटर बनना चाहिए, और हमें खुद से थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत निगेटिव फेज रहती है, हम बहुत सोचते हैं। पर इन सब चीजों में अप्रिशिएट मतलब अगर खुद को करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। और फिर मैं ऐसे करती थी कि डेली का स्टडी शेड्यूल प्लान करती थी, और जो भी टॉपिक्स में कवर कर दी थी उसको टिक मार्क लगा दी थी। तो वो टिक लगाने से एक पॉजिटिव वाइब मिलती थी कि हाँ मैंने कुछ तो कंप्लीट किया है, और उससे फिर आगे और पॉजिटिव टिक मार्क मतलब टिक मार्क लगाना चाहिए, ऐसे एक एनर्जी क्रिएट होती थी। तो इससे ये सब जो सैचुरेशन और वो है वो कवर करने में मुझे बहुत हेल्प हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन सवाल रहता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं पर मार्क्स उतने नहीं आ रहे। उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे देना, तब मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 140 था, और तब मेन के फर्स्ट वीक में हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था। तो उसके बाद मुझे बहुत टेंशन आ गया था कि इतना कम स्कोर आ रहा है,
और सर तब ग्रुप में से बोलते थे कि जितने भी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं वो आपके पूरे लाने हैं और उससे थोड़े मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो अ, हमने जो भी स्टडी प्लान किया है कि जो भी सिलेबस हमें कवर करना है, हमें उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसके रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मार्क्स पे। ये जब अगर हम अच्छे से करते हैं तो मार्क्स अपने आप बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि मुझे पहले टेस्ट में 140 मार्क्स आए थे, उसके बाद मुझे 180, 210, 260, उसके बाद 320 और लास्ट मॉक टेस्ट में मेरे 352 मार्क्स आए थे और फाइनल में मेरे 344 मार्क्स आए थे। मतलब लास्ट मॉक में जितने मार्क्स आए उसके नज़दीक मेरे फाइनल में मार्क्स आए थे। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि जो भी टेस्ट हम सॉल्व करते हैं तो पहले के टेस्ट के मार्क्स हमें पूरे लाने हैं और उससे 10 या 20 मार्क्स हमें उसमें ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। मतलब अगर हम सिलेबस अच्छे से करते हैं तो मार्क्स अपने आप बढ़ते हैं, तो मार्क्स का टेंशन नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छे से बताया कि आपको चैलेंजेस काफी फेस किए मगर आप लोगों ने ओवरकम भी किया है कि हमें अपने आसपास एक पॉजिटिव वे बनाना चाहिए, हमें खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें पता है कि ये जो टाइम होता है प्रिपरेशन का थोड़ा टफ होता है, हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, डिफिकल्ट टाइम होता है बिकॉज पढ़ाई इतना सारा करना पड़ता है, मगर हमें खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद को पॉजिटिव रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा अलीशा, एक लास्ट सवाल, आप हमारे जो अभी एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ टेक अवे मैसेज देना चाहेंगी? यस, बिल्कुल। मैं यही बताना चाहूंगी कि जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, आपको पहले ये प्लान करना चाहिए कि आप पीजी क्यों कर रहे हो और आप क्या खुद से एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, किस सब्जेक्ट में लेना है, आपका रैंक क्या होना चाहिए। क्योंकि ये चीजें अगर हम क्लियर होते हैं कि हमें नेशनल में ही एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, तो फिर हम उस हिसाब से खुद को पुश कर पाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप हाई एम रखिए और उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। और जो भी आपका एम है उस हिसाब से आप प्लानिंग करिए कि इसके लिए हमें कितना पढ़ना चाहिए। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि हार्डवर्क अगर सही दिशा में हो तो ही उसका अच्छे से फल मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। और इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान मतलब आपने क्लास ज्वाइन किया है तो सर जो भी बताते हैं और जो भी हमें गाइडेंस सर करते हैं उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उन्हें 100% फॉलो कीजिए। और लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगी कि खुद पे भरोसा रखिए। ये एक चीज थी जो मुझे जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ था कि इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। सेल्फ डाउट में मत जाइए कि मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, मार्क्स कम आ रहे तो मुझसे होगा कि नहीं होगा। जितना भी आपने प्लान किया है उसे कंप्लीट करिए और खुद पे भरोसा रखिए। तो बस यही। एंड सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी अपने जर्नी के लिए। कि आपने बहुत सही कहा कि हमें अपने पर सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपने प्रोसेस पर बिल्कुल भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और हम लोग जो भी हमारा ड्रीम कॉलेज है और जो हमारी ड्रीम सीट है वो हम लेकर रहेंगे। थैंक यू सो यस। मच अलीशा कि आप आज हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय निकाल के आए, हमारे आसपास को अपने स्ट्रैटेजी शेयर की, अपना पूरा जर्नी शेयर किया। एंड आई एम श्योर कि हमारे आसपास को इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच अलीशा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू मैम।